हेलो, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सिविक्स नागरिक शास्त्र। और इस किताब में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके रिलेटिव जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए, इसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। क्लास 8 का ये सिविक्स है, नागरिक शास्त्र है। तो पहला पाठ है भारतीय संविधान। क्लास 8 का सिविक्स है, पाठ पहला है भारतीय संविधान। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है, आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं? तो नियम और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। ठीक है, नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बुनियादी नियम क्या होते हैं? तो मौलिक अधिकारों के तहत नियम, यह बुनियादी नियम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों के तहत नियम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, कौन सी सुविधा स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाती है? तो जच्चा बच्चा स्वास्थ्य जांच, यह सुविधा जो है स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त दी जाती है। ठीक है, जच्चा बच्चा स्वास्थ्य जांच, यह सुविधा स्वास्थ्य केंद्रों पर दी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है, किसी नागरिक के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप जानते हैं कि सभी कार्यकलापों को विनियमित रूप से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह सभी कार्यकलापों को विनियमित करता है। ठीक है, इसलिए संविधान जरूरी है। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सभी कार्यकलापों को विनियमित करता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता के सिद्धांत के विरुद्ध क्यों नहीं मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा, यह विशेष सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता के सिद्धांत का विरोध नहीं करती है, क्योंकि यह विशेष सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विशेष सहायता प्रदान करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, अंग्रेजी शासन पद्धति कैसी थी? तो अंग्रेजी शासन पद्धति यह बर्बर और जोर जबरदस्ती वाली थी। बर्बर और जोर जबरदस्ती वाली अंग्रेजी शासन पद्धति थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्बर और जोर जबरदस्ती वाली शासन। अब चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान का एक मुख्य उद्देश्य जो है, यह राजनीतिक व्यवस्था का तय करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था तय करना, यह भारतीय संविधान का एक मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने, संविधान की उद्देशिका में कौन सी समानता का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के उद्देशिका में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अवसर की समानता का उल्लेख किया गया। ठीक है, उद्देशिका में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, संविधान सभा में मूल अधिकारों की समिति में कौन सा विचार प्रमुख था? तो यह था
अधिक अधिकार देने का विचार, ठीक है, अधिक अधिकार देने का विचार यह संविधान सभा में मूल अधिकारों की समिति में था, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन से हैं? तो भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य यह है लोकतंत्र, समानता और धर्मनिरपेक्षता। यह भारतीय संविधान के बुनियादी मूल अंग है, लोकतंत्र, समानता और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान में समानता के अधिकार का तात्पर्य क्या है? तो संविधान में समानता के अधिकार का तात्पर्य यह है कि किसी भी नागरिक के लिए भेदभाव न करना। संविधान में समानता का मतलब होता है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करना, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी नागरिक के लिए भेदभाव न करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, क्या आप मानते हैं कि छोटे बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए? हाँ, क्योंकि यह उनकी पढ़ाई के लिए हानिकारक होता है। छोटे बच्चे को काम पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह उनके पढ़ाई के लिए क्या होता है, हानिकारक होती है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय लोगों ने संविधान बनाने की मांग क्यों की? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय लोगों ने संविधान बनाने का मांग इसलिए किया था ताकि वे समझ सके कि स्वतंत्रता के बाद सरकार कैसी चलेगी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सरकार कैसे चलेगी, इसके लिए भारतीय लोगों ने संविधान बनाने के लिए मांग किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 14 है कि नील की खेती के लिए किसान को क्यों मजबूर किया जा रहा था? तो नील की खेती के लिए किसान को इसलिए मजबूर किया जा रहा था ताकि सरकार की जो नीति था, सरकार की नीति के तहत जो है ना, किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार की नीति के तहत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है फ्रेंड्स, कि क्या आपको लगता है कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित समानताएं सभी के लिए लागू होती है? हाँ, सभी के लिए समान अवसर की गारंटी देता है यह कौन? हमारा संविधान की उद्देशिका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सभी के लिए समान अवसर की गारंटी देता है संविधान की उद्देशिका में समानताएं जो होता है वो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 16 है कि सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि उसकी आयु 14 वर्ष से कम था। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को काम पर लगाना यह अपराध है, ठीक है, यह कानूनी अपराध होता है। इसलिए सरला बहन ने मुन्नी को काम पर जाने से मना किया क्योंकि उसका जो आयु था वो 14 वर्ष से कम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है कि भारत के संविधान में दिए गए बुनियादी मूल्य किस प्रकार के होते हैं? तो भारत के संविधान में दिए गए बुनियादी मूल्य जो है यह बुनियादी मूल्य, ठीक है, भारत के संविधान में दिए गए बुनियादी मूल्य किस प्रकार के होते हैं? तो यह होता है बुनियादी मूल्य ही होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है फ्रेंड्स, कि यदि भारत का संविधान पहले से होता तो क्या नील की खेती को रोका जा सकता था? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि नील की खेती किसानों से ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों द्वारा करवाया जाता था। तो पहले यदि संविधान होती तो इसे रोका जा सकता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, संविधान इस पर रोक लगाता, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है फ्रेंड्स कि आपके विचार में संविधान में मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह अधिकार सभी नागरिकों को समान बनाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ना, यह अधिकार सभी नागरिकों को समान अवसर देते हैं, समान बनाते हैं, इसलिए संविधान में मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, संविधान सभा में दो प्रमुख विचारधारा क्या थी? संविधान सभा में दो प्रमुख विचारधाराएं क्या थी? तो यह था अधिकारों की अधिकता और सीमितता। ठीक है, यह था संविधान में दो मुख्य विचारधाराएं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर कौन से मूल्य शामिल होते हैं? तो किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर यह बुनियादी मूल्य शामिल होते हैं। क्या होता है? बुनियादी मूल्य शामिल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी मूल्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, संविधान में समानता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो संविधान में समानता का अधिकार का मुख्य उद्देश्य यह आर्थिक और सामाजिक समानता होती है। आर्थिक और सामाजिक समानता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए समानता होती है। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए समानता यह संविधान में समानता के अधिकार का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है, संविधान के किस हिस्से में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है यह संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भाग 3 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है, सरकारी योजनाओं का उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय को लागू करना क्यों होता है? क्योंकि समाज में भेदभाव को समाप्त किया जा सके। ठीक है, इसलिए सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है समानता और सामाजिक न्याय। ठीक है, ताकि समाज में भेदभाव को समाप्त किया जा सके। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है फ्रेंड्स, संविधान सभा के सदस्य निर्णय कैसे लेते हैं? तो संविधान सभा के सदस्य जो निर्णय जो है यह विचार विमर्श और बहस से लेते हैं, विचार विमर्श और बहस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार विमर्श और बहस से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है? तो भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के भाग 3 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है कि अनुच्छेद 15 किस प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने के लिए है? तो यह सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15 है संविधान में। ठीक है, यानी अनुच्छेद 15 का संबंध जो है यह सामाजिक असमानता से है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक असमानता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है, संविधान में बुनियादी मूल्यों में कौन कौन से मूल्य प्रमुख है? तो यह प्रमुख मूल्य है स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, यह संविधान में बुनियादी मूल्य का प्रमुख अंग है, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है, भारत के संविधान में समता के सिद्धांत को लागू करने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो यह चलाई जाती है समावेशी शिक्षा योजना। समावेशी शिक्षा योजना, सभी को समान शिक्षा दिया जाए, इसलिए भारत के संविधान में समता के सिद्धांत को लागू करने के लिए समावेशी शिक्षा योजना चलाई जा रही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है और यह प्रश्न लास्ट है इस चैप्टर का कि बच्चों को काम पर न लगाने का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना यह क्या है, अपराध है। ठीक है, तो बच्चे को काम पर न लगाने का प्रमुख कारण है वह उनके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में पार्ट 1 में जो दिया हुआ था क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम पढ़ लिए। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर
तो इसका नेक्स्ट चैप्टर है आपका सामने, इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार, यह चैप्टर 2 है क्लास 8 का सिविक्स का। चलिए पढ़ते हैं इसमें दिए हुए प्रश्न को। तो इस पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है कि भारत में मुख्य तौर पर कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तो भारत में हिंदू भी रहते हैं, इस्लाम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यानी भारत में हिंदू भी रहता है, इस्लाम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है और जैन भी रहता है। तो उपर्युक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है फ्रेंड्स कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी धर्म को बढ़ावा न देना और न दबाना, यह धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, किसी धर्म को न बढ़ावा देना और न दबाना, यह धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के संविधान निर्माताओं के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी। तो भारत के संविधान के निर्माताओं के सामने धर्म के नाम पर भेदभाव, ठीक है, धर्म के नाम पर भेदभाव न हो, यह उनके सामने प्रमुख चुनौती था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म के नाम पर भेदभाव। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए। ठीक है, सांप्रदायिक यानी कोई भी धर्म, जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई न हो, मुस्लिम हिंदू धर्म को माने और हिंदू भी मुस्लिम धर्म को माने, तो इसके लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पड़ा। क्योंकि सांप्रदायिक दंगा न हो, इसलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा कि सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5 है कि संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों को किस आधार की स्वतंत्रता है। तो संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, शिक्षा के प्रचार प्रसार का अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार का अधिकार है, यह संविधान में दिया हुआ उसका अधिकार है। ठीक है, अपनी संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 है कि समता के मौलिक अधिकारों में कौन कौन से बिंदु शामिल है। तो समता के मौलिक अधिकारों में सभी को समान न्याय, सभी को समान सुरक्षा, सभी को समान रोजगार, उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समता के मौलिक अधिकार में सभी को समान न्याय होना चाहिए, सभी को समान सुरक्षा होना चाहिए और सभी को समान रोजगार मिलना चाहिए। यह समता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 7 है कि यदि एक सरकारी कार्यालय में केवल एक धर्म की तस्वीरें हो तो यह किसका उल्लंघन है। तो यह जो है धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। यानी किसी एक सरकारी कार्यालय में एक ही धर्म की तस्वीर हो तो यह किसका उल्लंघन है, यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है कि क्यों कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें दी गई है। क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जो है ना, कुछ विशेष धर्मों के लोगों को विशेष रियायत दी गई है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 है कि क्या बेगार और कम मजदूरी में अंतर है? क्या बेगार और कम मजदूरी में अंतर है? तो यह है हाँ, बेगार में पैसे नहीं मिलता है, यानी फ्री में काम करवाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है फ्रेंड्स। संविधान में आरक्षण किसके लिए रखा गया है? तो संविधान में आरक्षण जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया है। ठीक है, यह संविधान में आरक्षण जो है सो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया। SC ST OBC के लिए संविधान में आरक्षण रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि धार्मिक संप्रदाय को दबाए जाने से संविधान क्या सुनिश्चित करता है? तो धार्मिक संप्रदाय को दबाए जाने से संविधान जो है यह किसी भी धर्म को दबाना नहीं, ठीक है, किसी भी धर्म को दबाना नहीं है। यह संविधान में यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी धर्म को दबाना नहीं है, सभी धर्म एक समान होता है। ठीक है, यह संविधान, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर कि क्या किसी धर्म के मान्यताओं के खिलाफ कानून बनाना उचित है? हाँ, यदि यह अमानवीय है तो धर्म के मान्यताओं के खिलाफ कानून बनाना जरूरी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों हुआ? तो संस्कृति की विविधता को बनाए रखने के लिए भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता हुआ। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है कि संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसे दिए गए हैं? तो संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है यह धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को दिया गया है। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं उनको संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिया गया है, यानी ये अपने संस्कृति को रक्षा कर सकता है और अपने भाषा का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, तो संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है सो यह अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है कि धर्मनिरपेक्षता के तहत सरकार क्या नहीं कर सकती है? तो धर्मनिरपेक्षता के तहत सरकार जो है यह किसी एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। सरकार के सामने सभी धर्म बराबर होता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्म एक समान होता है। ठीक है, तो सरकार जो है धर्मनिरपेक्षता के तहत जो है किसी एक धर्म को प्रोत्साहित बढ़ावा नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर रोक कब लगाई जा सकती है? तो किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर रोक जो है यह धार्मिक रीति रिवाजों का अमानवीय उल्लंघन होने पर जो है ना रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसका ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 17 है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार करने का अधिकार क्यों दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए। धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है फ्रेंड्स कि प्रश्न 18 है कि लोग देश के विभिन्न भागों में क्यों जाकर रहना चाहते हैं? बेहतर जीवन जीने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बेहतर जीवन जीने के लिए लोग जो है विभिन्न देशों के विभिन्न भागों में जाकर रहना चाहते हैं बेहतर जीवन जीने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 19 है कोई धार्मिक परंपरा अमानवीय हो तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार उस पर रोक लगाएगी। क्या करेगी? सरकार उस पर रोक लगाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है कि मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं?
उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मजदूरों का संगठन बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने प्रश्न नंबर 21 है कि समता के अधिकार के तहत किन मामलों में भेदभाव नहीं किया जाता है। तो समता के अधिकार के अंतर्गत जो है यह धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, क्या भारत में सांप्रदायिक दंगे धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं? हाँ, यह धर्मनिरपेक्षता को कमज़ोर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यह धर्मनिरपेक्षता को कमज़ोर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है कि धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण है सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना। यह धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 24 है, यदि किसी सरकारी कार्यालय में एक ही धर्म की तस्वीर हो तो क्या यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है? तो हाँ, यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्म का समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है, किसके लिए आरक्षण रखा गया है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान में आरक्षण रखा गया है। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है, यदि किसी धर्म की परंपरा अमानवीय है तो सरकार को क्या करना चाहिए? तो उसे रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। ठीक है, किसी धर्म की परंपरा अमानवीय हो तो सरकार को उसको रोकने के लिए क्या बनाना चाहिए? कानून बनाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने प्रश्न नंबर 27 है, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य जो है यह है आपका हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और फैलाने की स्वतंत्रता होना चाहिए। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो और अपने धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 28 है कि यदि एक थानेदार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं करता है तो यह किसका उल्लंघन है? तो यह जो है धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन। किसका उल्लंघन है? धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 29 है कि लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कौन सुनिश्चित करता है? तो यह सुनिश्चित करता है केवल संविधान। ठीक है, कौन करता है? केवल संविधान। प्रश्न नंबर 30 और लास्ट प्रश्न है आपका किताब का, क्या भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को संस्कृति के अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को संस्कृति का अधिकार दिया गया है। तो इस चैप्टर 2 में जितने भी प्रश्न दिया हुआ था सही प्रश्न को पढ़ लिए। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर 3। अब अगला चैप्टर है फ्रेंड्स संसदीय सरकार, लोक और उनके प्रतिनिधि। तो इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, चलिए इस पाठ का प्रश्न को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब शुरुआत होगा पाठ 3 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिनिधि का अर्थ होता है लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है फ्रेंड्स कि राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को हम विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी कैसी होती है? तो संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी चुनाव में वोट देकर होता है, चुनाव में वोट देकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है कि प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ संपर्क रखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ताकि वे आम लोगों की आवश्यकता को समझ सके, इसलिए प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ संपर्क रखना जरूरी होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है कि प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए क्यों किया जाता है? तो प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है क्योंकि वे निरंकुश न हो जाए। ठीक है, एक ही सत्ता में एक ही व्यक्ति हमेशा रहेगा तो क्या होगा? वह क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। इसलिए प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने प्रश्न नंबर 6 है,
आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है, क्या है? तो यह आपका है कभी कभी। ठीक है, क्या होता है? कभी कभी आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होता है, क्या? तो कभी कभी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की नहीं, यहाँ पर प्रश्न कहता है कि आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है, क्या? नहीं, ये नहीं सीमित। आम लोगों के भागीदारी जो है प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 7 है कि प्रतिनिधि का चुनाव क्यों जरूरी है? ताकि प्रतिनिधि अपना काम कर सके, इसलिए प्रतिनिधि का चुनाव जरूरी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है कि बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों में कौन कौन से हैं? तो बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों में जनता दल यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ये सभी बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है किसी भी राजनीतिक दल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है? तो किसी भी राजनीतिक दल को आसानी से पहचानने के लिए उसको चुनाव चिन्ह से, ठीक है, उसका चुनाव चिन्ह से ही पहचाना जा सकता है कि वह कौन सा दल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि राजनीतिक दलों का मुख्य काम क्या है? तो राजनीतिक दलों का मुख्य काम लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना होता है। ठीक है, यह राजनीतिक दलों का मुख्य काम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। प्रश्न नंबर 11 है कि 8वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को सबसे अधिक सीट मिली थी? तो 8वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे अधिक सीट मिला था। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है कि किसी दल को सबसे कम सीटें प्राप्त हुई। किस दल को सबसे कम सीट प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपको भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है कि 13वीं लोकसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा था? तो 13वीं लोकसभा में सबसे बड़ा दल यह था आपका भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी था। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। प्रश्न नंबर 14 है कि सबसे बड़ा दल होते हुए भी वह पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना सकी? क्योंकि वह बहुमत में नहीं था। सबसे बड़ा पार्टी है लेकिन उसको बहुमत नहीं मिलेगा तो वह सरकार नहीं बना सकता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि गठबंधन सरकार का नाम क्या था? तो गठबंधन सरकार का नाम था एनडीए। क्या था? एनडीए नाम था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 16 है कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के लिए चुनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 17 है कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से मंत्रिपरिषद में सहयोगियों को ले सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि गठबंधन सरकार को में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 18 है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार क्यों है? क्योंकि वे बालिग हो जाता है। ठीक है, 18 वर्ष के ऊपर जो है ना लोग क्या था, बालिग हो जाता है। ठीक है, तो 18 वर्ष से अधिक लोगों को उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार हो जाता है क्योंकि वे बालिग होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 है लोकसभा जनभावनाओं को अभिव्यक्ति का मंच है, यह सही है? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। प्रश्न नंबर 20 है लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी कैसी होती है? तो यह प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। प्रश्न नंबर 21 है केंद्र में सरकार बनाने के लिए दल या गठबंधन के पास कितना बहुमत होना चाहिए? तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए दल या गठबंधन के पास 247 सदस्य होना चाहिए। कितना? 247 सदस्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कौन कौन तरीके से होता है? ठीक है, तो संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण जो है यह प्रश्न पूछना और आलोचना करना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 23 है संसद के विधायी कार्य क्या होता है? तो संसद के विधायी कार्य जो है
यह देश या राज्य के लिए कानून बनाना होता है। ठीक है, देश या राज्य के लिए कानून बनाने का काम किसका है? संसद का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या है? तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है। ठीक है, कितना है? 543। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो ये होता है 5 साल का। कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है कि चुनाव का तरीका क्या होता है? तो चुनाव का तरीका जो है ना, बालिक मताधिकार से होता है। ठीक है, बालिक मताधिकार से होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है कि सभा कर, प्रदर्शन कर, हड़ताल कर क्या किया जा सकता है? तो प्रतिनिधियों को दबाव डालने के लिए यह किया जाता है। सभा किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, हड़ताल किया जाता है, यह प्रतिनिधियों को दबाव डालने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। प्रश्न नंबर 28 है कि किस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो यह बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। प्रश्न नंबर 29 है एक सीमित अवधि के लिए चुनाव होने से क्या लाभ होता है? तो एक सीमित अवधि से चुनाव होने से लाभ जो होता है, या फिर से चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर से चुनाव कर सकते हैं, इसलिए सीमित अवधि के लिए चुनाव करने से हमें यही फायदा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने। प्रश्न नंबर 30 आपका है कि 18 वर्ष की आयु के युवकों को मताधिकार क्यों दिया जाता है? क्योंकि वे राजनीतिक सोच की विकसित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वे राजनीतिक सोच से क्या हो जाता है? विकसित कर सके। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है कि संसद में विधायक के कार्य क्या होता है? तो संसद में विधायिका का कार्य जो है यह कानून बनाना होता है। संसद में विधायिका क्या करता है? कानून बनाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है कि लोकसभा चुनाव में कौन से क्षेत्र को लोक प्रतिनिधि चुनते हैं? तो लोकसभा चुनाव में जो है ये अपने निर्वाचन क्षेत्र से लोक प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि खड़ा होता है चुनाव में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 33 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है कि गठबंधन सरकार की ताकत किस पर निर्भर करती है? तो गठबंधन सरकार की ताकत जो है यह प्रधानमंत्री की राजनीतिक सूझबूझ करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की राजनीतिक सूझबूझ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है कि एनडीए के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 35 है कि 13वीं लोकसभा के चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़ा था? तो यह था भारतीय जनता पार्टी। कौन था? भारतीय जनता पार्टी था। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है कि प्रतिनिधियों को क्यों जनता की आवश्यकता को समझना चाहिए? ताकि जनहित में काम किया जा सके। ठीक है, इसलिए जनता की आवश्यकता को समझना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है किस दल को सबसे कम सीटें प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था आपका भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। प्रश्न नंबर 38 है कि संसद में सरकार पर नियंत्रण कौन से तरीके से होता है? तो संसद में सरकार पर नियंत्रण जो है यह प्रश्न पूछकर, आलोचना करके और अविश्वास प्रस्ताव पास करके, ये सभी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 5 साल का। कितने साल का होता है? 5 साल का। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है किसी चुनावी दल ने 182 सीट जीती। किस चुनावी दल ने 182 सीट जीता था? तो यह था भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी था। अगले प्रश्न की ओर चलिए, तो प्रश्न समाप्त हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इसका। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5। तो नेक्स्ट चैप्टर 5 है आपके सामने दोस्तों। चैप्टर 5 है, नेक्स्ट चैप्टर 5 है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। चलिए पढ़ते हैं इसमें दिए हुए प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि भारत में पैतृक संपत्ति में लड़का और लड़की को क्या मिलता है? तो भारत में पैतृक संपत्ति में लड़का और लड़की को समान हिस्सा मिलता है, बराबर का हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बराबर का हिस्सा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न
2 है कि ग्राम कचहरी के फैसले से यदि कोई पक्ष सहमत नहीं है तो वह क्या कर सकता है, तो वह जिला अदालत में अपील कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने प्रश्न नंबर 3 है कि अदालत ने गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया है। तो अदालत ने गीता के पक्ष में सुनाया था कि ये संपत्ति 4 भागों में बांटेगी, गीता को एक हिस्सा मिलेगी, क्योंकि गीता क्या थी, एक लड़की थी और संविधान में लड़का लड़की को बराबर हिस्सा देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो संपत्ति 4 भागों में बांटेगी, गीता को एक हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने प्रश्न नंबर 4 है कि न्यायपालिका में किसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो न्यायपालिका में राज्य का सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है कि ग्राम कचहरी में निर्णय कैसे होता है। तो ग्राम कचहरी में निर्णय जो है कभी कभी पक्षपाती भी होता है। ठीक है, कभी कभी पक्षपाती भी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि जिला अदालतों के ऊपर क्या होते हैं। तो जिला अदालत के ऊपर उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाने के लिए यह विधायिका, कार्यपालिका और हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यह कदम उठाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने प्रश्न नंबर 8 है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कौन सी बाधा आ सकती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में धन और बाहुबल का बाधा आ सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने प्रश्न नंबर 9 है कि विवादों का निपटारा किससे किया जा सकता है। तो यह न्यायपालिका के द्वारा ही किया जा सकता है विवादों का निपटारा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने प्रश्न नंबर 10 है कि ग्राम कचहरी या जिला न्यायालय का काम क्या है। तो ग्राम कचहरी या जिला न्यायालय का काम यह है विवादों का निपटारा करना। ठीक है, विवादों का निपटारा करना। अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कौन सा नियम लागू किया गया है। तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए किसी भी अदालत को सरकार के अधीन न होना चाहिए। ठीक है, किसी भी अदालत का सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो किसी भी सरकार के अधीन काम नहीं करता। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने प्रश्न नंबर 12 है न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कौन कौन सी समस्या आती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जो है अमीरों का प्रभाव और धन की लालच होता है। ठीक है, धन की लालच और अमीरों का प्रभाव होता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता में। ठीक है, ये सब समस्या आती है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 13 आपके सामने प्रश्न नंबर 13 है कि क्या हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है। हाँ, हर व्यक्ति का अधिकार है में वह अदालत में जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 14 है अपील किसे कहते हैं। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष का ऊपरी अदालत में जाना क्या कहता है, अपील कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति निचली अदालत में क्या सुनाया गया फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अपील कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने प्रश्न नंबर 15 है कि न्यायपालिका के किस अंग को पिरामिड के सबसे ऊपर माना जाता है। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। सबसे बड़ा न्यायालय यही होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत में अदालत की संरचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 17 है कि नई न्याय व्यवस्था में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से क्या लाभ होती है। तो यह न्याय में तेजी होता है। ठीक है, न्याय में तेजी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने प्रश्न नंबर 18 है कि भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है। तो भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि न्यायपालिका का काम क्या है। तो विवादों का निपटारा करना यह न्यायपालिका का काम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने प्रश्न नंबर 20 है कि भारत में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो यह फैसले का देरी से आना, यह भारत में न्याय प्राप्त करने की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यहाँ कोई फैसला बहुत देर से आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है कि असहाय और गरीब लोगों अदालत में कैसे जा सकते हैं। तो यह जनहित याचिका दायर करके जा सकता है असहाय और गरीब लोग। ठीक है,
अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय क्या है? तो यह विधायिका और कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र होता है कौन? न्यायपालिका। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 23 आपके सामने प्रश्न नंबर 23 है कि निचली अदालतों के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष क्या कर सकता है? तो यह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते अगला प्रश्न 24 आपके सामने है कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है? तो यह किया गया न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्र किया गया है। ठीक है। न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्र किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 25 आपके सामने प्रश्न नंबर 25 है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है? तो यह आ सकता है सरकारी धन और बाहुबल का प्रभाव। ठीक है। धन और बाहुबल का प्रभाव जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा आ सकती है। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 26 आपके सामने प्रश्न नंबर 26 है कि न्यायपालिका के कामों को कितने भागों में बांटा गया है? तो न्यायपालिका के कामों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 है कि भारत में अदालतों की संरचना में सबसे नीचे क्या है? तो सबसे नीचे जिला अदालत होता है। ठीक है। सबसे नीचे क्या है? जिला अदालत है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 28 आपके सामने प्रश्न नंबर 28 है कि जनहित याचिका किसके लिए दायर की जाती है? तो यह दायर की जाती है असहाय और गरीब व्यक्ति के लिए। ठीक है। असहाय और गरीब व्यक्ति के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 29 आपके सामने प्रश्न नंबर 29 है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो यह होता है धन और बाहुबल। ठीक है। धन और बाहुबल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्रश्न नंबर 30 आपके सामने प्रश्न नंबर 30 है पिरामिड में सबसे नीचे क्या होता है? तो यह होता है आपका जिला अदालत। ठीक है। सबसे नीचे होता है जिला अदालत और सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपके सामने प्रश्न 31 है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया है? तो किया गया है न्यायपालिका का पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 32 आपके सामने प्रश्न नंबर 32 है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाया गया है? तो यह न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्र किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 33 आपके सामने प्रश्न नंबर 33 है कि अमीर व्यक्तियों के प्रभाव से न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास क्यों किया जाता है? धन और बाहुबल के प्रभाव से। ठीक है। धन और बाहुबल के प्रभाव से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 34 है कि विवादों के निपटारा की प्रक्रिया क्या है? तो यह प्रक्रिया है विवादों का समाधान करना। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 35 आपके सामने प्रश्न नंबर 35 है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? तो किया गया है न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 36 है कि संविधान की दृष्टि से न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस बात को सुनिश्चित करती है? तो यह करता है विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्रता। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है कि क्या हर व्यक्ति को अदालत में जाने का अधिकार है? हाँ, हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 38 है कि गरीब और असहाय लोग न्याय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यह जनहित याचिका दायर करके। ठीक है। जनहित याचिका दायर करके। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 39 आपके सामने प्रश्न नंबर 39 है कि नई न्याय व्यवस्था में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो न्याय की गति को बढ़ाने के लिए। ठीक है। न्याय की गति को बढ़ाना। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण है? तो यह है आपका न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। तो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर है न्याय की प्रक्रिया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 है न्याय की प्रक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें
जो प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर 6 में। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पुलिस का काम क्या है? तो पुलिस का काम क्या है? थाने में शांति बनाए रखना, यह पुलिस का काम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है, ग्राम कचहरी ने अवधेश के पक्ष में फैसला क्यों सुनाया? क्योंकि कागजात के आधार पर वो सही था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ये सब किताब का प्रश्न है। ठीक है, इसलिए विनोद अवधेश का नाम आ रहा है। विनोद को यदि ग्राम कचहरी के फैसले से असंतुष्ट था तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जिला अदालत में अपील दायर करनी चाहिए। ठीक है। विनोद यदि ग्राम कचहरी के फैसले से असंतुष्ट है तो उसे जिला अदालत में अपील दायर करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते। प्रश्न नंबर 4 है कि FIR की कॉपी क्यों आवश्यक है? यह मामला दर्ज होने का प्रमाण होता है। ठीक है, यह मामला दर्ज होने का प्रमाण होता है FIR कॉपी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 5 की ओर, यदि थानेदार FIR दर्ज नहीं करता है तो क्या किया जाना चाहिए? तो जिला सत्र न्यायाधीश से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, जिला सत्र न्यायाधीश से संपर्क करना चाहिए यदि थानेदार FIR दर्ज नहीं करता है तब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने के लिए कोशिश करता है? पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने की कोशिश करता है? तो ये कोशिश करता है शिकायत की सच्चाई। ठीक है, शिकायत की सच्चाई, अगर कोई झूठा केस तो नहीं ना कर दे, इसकी पता लगाने के लिए पुलिस जो है ना मामले की छानबीन करने की कोशिश करता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 7 है, मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मारपीट का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सजा देने का अधिकार पुलिस के पास नहीं होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, थाने में जुर्म कबूल करने के बावजूद सजा क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि सजा देना थाना का काम नहीं है। ठीक है, थाने में जुर्म कबूल करने के बावजूद भी सजा क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि थाना में सजा देने का काम थाना का नहीं होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 है, जमानत का प्रावधान क्यों होता है? यह छोटे मामलों में राहत देने के लिए जमानत का क्या होता है? प्रावधान होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है, चोरी और डकैती जैसे जुर्म क्यों गैर जमानती होते हैं? क्योंकि गंभीरता की वजह से। ठीक है, गंभीरता की वजह से चोरी और डकैती जैसे जुर्म जो है ना गैर जमानती होते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि आरोपी की जानकारी उसको होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आरोपी को आरोप पत्र की जानकारी के लिए कॉपी मिलना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है, किसी मुकदमे में दोनों पक्ष के वकील का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कानूनी तर्कों के लिए किसी मुकदमों में दोनों पक्ष का वकील का होना जरूरी होता है कानूनी तर्क के लिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 13 है कि गवाहों को पेश करना और उनसे पूछताछ क्यों आवश्यक होता है? अदालत में विश्वास के लिए। ठीक है, अदालत में विश्वास के लिए गवाहों को पेश करना और उससे पूछताछ करना आवश्यक होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। प्रश्न नंबर 14 है, पुलिस और मजिस्ट्रेट का काम में क्या अंतर है? तो पुलिस और मजिस्ट्रेट का काम में जो है ना, पुलिस पकड़े और मजिस्ट्रेट जो है न्याय करता है। ठीक है, पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों का काम अलग अलग है। पुलिस पकड़ता है अपराधी को और मजिस्ट्रेट जो है ना न्याय करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि अपील का प्रावधान क्यों रखा गया है? तो गलती से निर्दोष को सजा से बचाने के लिए अपील का जो है ना प्रावधान रखा गया है कि किसी भी निर्दोष को सज़ा न मिले। ठीक है, इसलिए गलती से निर्दोष को सज़ा से बचाने के लिए अपील का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है कि ऊपर की अदालतें नीचे की अदालतों को फैसला क्यों मानने पड़ते हैं? तो ऊपर की अदालतों को नीचे की अदालत की फैसला इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि सावधानीपूर्वक कागजात की जाँच के लिए। ठीक है, सावधानीपूर्वक कागजात की जाँच के लिए जो है ना ऊपर की अदालत नीचे की अदालत को फैसले मानना पड़ता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, मुकदमे लंबे समय तक क्यों चलते हैं? न्यायाधीश और वकील की वजह से मुकदमा जो है से लंबे समय तक चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 18 है कि न्यायपालिका के
कामों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यह होता है 3 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आशय क्या है? तो यह व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को दबाव से स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। प्रश्न नंबर 20 है कि भारत में अदालतों की संरचना में सबसे नीचे क्या है? तो जिला अदालत है। ठीक है, सबसे नीचे क्या है? जिला अदालत। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। प्रश्न नंबर 21 है अपील किसे कहते हैं? तो निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट होने पर उच्च अदालत में अपील करना ही क्या होता है? अपील कहलाता है। ठीक है, निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट होने पर उच्च अदालत में जाना क्या है? अपील कहलाता है। तो इसका ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। प्रश्न नंबर 22 है कि क्या हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है? हाँ, हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 23 है असहाय और गरीब व्यक्ति अदालत में कैसे जा सकता है? तो ये जनहित याचिका दायर करके जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है भारत में न्यायिक प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमी क्या है? एक तो क्या है? सबसे बड़ी कमी है मुकदमों का विलम्ब होना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। प्रश्न नंबर 25 है आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष क्यों लगती है? क्योंकि गवाहों और तर्कों पर विश्वास करने से। ठीक है, गवाहों और तर्कों पर विश्वास करने से न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। प्रश्न नंबर 26 है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? तो यह कदम है न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है कि थाने में रिपोर्ट क्यों लिखवानी चाहिए? तो पुलिस की जांच के लिए। ठीक है, पुलिस की जांच के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है वकीलों का काम क्या होता है? तो वकीलों का काम होता है सबूत पेश करना और उनकी जांच करना। यह वकीलों का काम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि जमानत की प्रक्रिया किस लिए है? आरोपी को जेल में न रखने के लिए। ठीक है, आरोपी को जेल में न रखने के लिए ही जमानत की प्रक्रिया कराई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 30 है कि FIR की शिकायत के मामले में पुलिस क्या करती है? तो पुलिस जो है शिकायत की सच्चाई जानती है। ठीक है, शिकायत की सच्चाई जानती है FIR के मामले में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि जमानत का प्रावधान किसके लिए होता है? तो यह होता है अपराध साबित होने तक आरोपी को जेल में न रखना। ठीक है, अपराध साबित होने तक आरोपी को जेल में न रखना, यह जमानत का प्रावधान होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने। प्रश्न नंबर 32 है कि गवाहों को अदालत में क्यों पेश किया जाता है? तो यह अदालत पर विश्वास बढ़ाने के लिए। अदालत पर विश्वास बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने। प्रश्न नंबर 33 है कि ऊपर की अदालतें नीचे की अदालतों को कैसे फैसला क्यों मानते हैं? ऊपर की अदालतें नीचे की अदालतों को फैसला क्यों मानने पड़ते हैं? तो यह होता है कागजात की सावधानीपूर्वक जाँच के लिए। ठीक है, कागजात की सावधानीपूर्वक जाँच के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। प्रश्न नंबर 34 है कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? तो नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। प्रश्न नंबर 35 है कि न्यायालय में अपील दायर करने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है गलत फैसलों से बचना। ठीक है, गलत फैसलों से बचना। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है कि गरीब और असहाय व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं मदद करती है? तो यह करता है जनहित याचिका दायर करने वाली संस्थाएं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने। प्रश्न नंबर 37 है किसी भी अपराधी को थाने में जुर्म कबूल करने पर सजा क्यों नहीं मिलती है? तो सजा देने का अधिकार पुलिस के पास नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। प्रश्न नंबर 38 है कि क्या मुकदमे लंबे समय तक चलते हैं? हाँ, न्यायाधीशों और वकीलों की वजह से मुकदमे जो है ना लंबी समय तक चलता है। अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने। थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों आवश्यक है? तो पुलिस की जांच के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने। प्रश्न नंबर 40 है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों सुनिश्चित करती है? तो विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्रता जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ना सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो इस पाठ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लिए। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 7 है सहकारिता। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में दिए हुए प्रश्न को। कहता है पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है कि मधुरापुर
मधुरापुर में दूध बेचने की व्यवस्था कैसी थी? तो यह बाज़ारों में बेचा जाता था। मधुरापुर एक गाँव का नाम है जो किताब में दिया गया है, तो हम किताब का प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मधुरापुर में दूध बेचने की व्यवस्था कैसी थी? तो यह बाज़ार में बेचा जाता था। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है कि सहकारी समिति को चलाने के लिए कार्यकारिणी को क्यों बनाई जाती है? तो दूध की जांच के लिए, ठीक है, दूध की जांच के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है कि दूध उत्पादक परिवारों को ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लाया? तो यह लाया आर्थिक स्थिति में सुधार, सामाजिक स्थिति में सुधार, दूध बेचने की चिंता से दूर हुआ। किसको आने से? दूध उत्पादक समिति के आने से, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है कि पैक्स के सदस्य कौन होते हैं? तो पैक्स के सदस्य किसान होता है। कौन होता है? किसान होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है कि पैक्स के पास पैसा कहाँ से आता है? तो यह सदस्य की बचत राशि से आता है, ठीक है। पैक्स के पास पैसा कहाँ से आता है? तो सदस्य की बचत राशि से। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है कि पैक्स ऋण के अलावा कौन से कार्य करते हैं? तो उर्वरक उपलब्ध कराना, बीज उपलब्ध कराना, फसल खरीदना, यह सभी काम क्या है? पैक्स का काम होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 7 है उपभोक्ता सहकारी समिति क्यों बनाई जाती है? तो यह सस्ते दाम पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए बनाया जाता है उपभोक्ता सहकारी समिति। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है उपभोक्ता सहकारी समिति के सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो निर्धारित शुल्क देना होता है और शेयर खरीदना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है कि थोक व्यापारी से अधिक मात्रा में सामग्री खरीदने के लिए पूंजी कहाँ से आती है? तो यह आती है सदस्य की जमा राशि से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि पैक्स द्वारा फसल खरीदने से किसानों को क्या लाभ मिलता है? तो तुरंत नकद भुगतान मिलता है, बिचौलियों से मुक्ति मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 11 है कि संचित कोष की आवश्यकता क्यों है? तो आकस्मिक खर्च के लिए, मशीनों को उपकरण के लिए, बोनस देने के लिए, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चले, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि पैक्स के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? तो पैक्स के सदस्य मिलकर जो है ना उचित दर पर उर्वरक खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, ऋण प्राप्त करते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 है कि दूध उत्पादक समितियाँ किस प्रकार की योजनाओं पर खर्च करती है? तो यह दूध की गुणवत्ता जांचने का यंत्र पर, बर्तन और नपना खरीदना, बर्तनों की सफाई, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है सहकारी समितियों की समस्याएं में कौन कौन सी समस्या शामिल है? तो कार्यकारिणी के सदस्य में बैठक में नहीं आता है, सफाई नहीं की जाती है, कर्मचारी मन लगा काम नहीं करते हैं, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। सहकारी समितियों की समस्या में यह क्या है? सभी समस्या शामिल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते। प्रश्न नंबर 15 है उपभोक्ता सहकारी समिति में पूंजी कैसे एकत्र की जाती है? तो यह होता है सदस्य की जमा राशि से, शेयर खरीद कर, सदस्यता शुल्क जमा करके, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है दूधिया का काम और समिति के काम में क्या अंतर है? तो दूधिया अपने लाभ के लिए काम करता है, समिति उत्पादक के लाभ के लिए काम करती है, और दूध की गुणवत्ता की जांच समिति करती है, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है कि पैक्स के सदस्य किस साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं? उर्वरक प्राप्त करने के लिए, बीज प्राप्त करने के लिए, सस्ती दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। प्रश्न नंबर 18 है कि पैक्स द्वारा ऋण देने से किसानों को महाजनों से मुक्ति कैसे मिलती है? तो यह उचित ब्याज दर पर ऋण मिलने से, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 है कि सहकारी समितियों के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? तो यह करता है दूध की बिक्री और मूल्य की व्यवस्था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। प्रश्न नंबर 20 है कि पैक्स के सदस्य किस तरह के लाभ प्राप्त करते हैं? तो उचित मूल्य पर उर्वरक, अच्छा बीज, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल का बिकना, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 21 है कि दूध उत्पादक समिति के सदस्य को दूध बेचने की चिंता क्यों दूर हो जाती है? तो उन्हें निश्चित ग्राहक मिल जाता है, दूध की गुणवत्ता की जांच हो जाती है, उचित मूल्य प्राप्त होता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 22 है कि उपभोक्ता सहकारी समिति
ये पूंजी कैसे एकत्र होती है? तो सदस्य की जमा राशि से शेयर खरीद कर सदस्यता शुल्क जमा करते उपयुक्त इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने है कि पैक्स के कारण किसानों को क्या राहतें मिलती हैं? तो उचित ब्याज दर पर ऋण मिलता है, बिचौलिए से मुक्ति मिलता है, तुरंत नगद मूल्य मिलता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है कि पैक्स के पास ऋण देने के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो आता है सदस्यों की जमा राशि से। ठीक है, सदस्यों की जमा राशि से। प्रश्न नंबर 25 है कि सहकारी समितियाँ किस प्रकार की वस्तु खरीदती है? तो ये थोक मंडी से वस्तु खरीदती है। ठीक है, सहकारी समिति। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने प्रश्न नंबर 26 है कि उपभोक्ता सहकारी समितियाँ के सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो यह है शुल्क देना होता है, शेयर खरीदना होता है, सदस्यता प्राप्त करना उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने प्रश्न नंबर 27 है कि पैक्स किस प्रकार की उर्वरक और बीज उपलब्ध कराती है? तो उचित दर पर कराता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, विभिन्न प्रकार का, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है उपभोक्ता सहकारी समिति में पूंजी एकत्र करने का तरीका क्या है? तो यह तरीका है सदस्य का योगदान, शेयर खरीदना, सदस्यता शुल्क और उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने प्रश्न नंबर 29 है सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्य की क्या जिम्मेदारी होती है? तो जिम्मेदारी होता है समिति का संचालन करना, बैठकों में भाग लेना, दूध की जांच करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने प्रश्न नंबर 30 है कि पैक्स द्वारा फसल खरीदने के लिए किसानों को कैसे लाभान्वित होते हैं? बिचौलियों से मुक्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री, तुरंत नगद मूल्य प्राप्त होता है, सभी उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने प्रश्न नंबर 31 है उपभोक्ता सहकारी समिति के सदस्य किन वस्तुओं को खरीदते हैं? तो थोक में खरीदता है। ठीक है, थोक में खरीदता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने प्रश्न नंबर 32 है कि पैक्स की ऋण प्रणाली का लाभ क्या है? तो यह उचित ब्याज दर होता है, महाजनों से मुक्ति होता है, सस्ती ब्याज दर होता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने प्रश्न नंबर 33 है कि संचित कोष का उपयोग होता है। तो संचित कोष का उपयोग जो है आकस्मिक खर्च के लिए होता है, मशीन खरीदने के लिए होता है, बोनस देने के लिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने प्रश्न नंबर 34 है कि पैक्स के सदस्य किस प्रकार की सहायता प्राप्त करते हैं? तो पैक्स के सदस्य जो है ना उर्वरक प्राप्त करता है, बीज प्राप्त करता है, ऋण प्राप्त, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने प्रश्न नंबर 35 है उपभोक्ता सहकारी समिति को पूंजी किससे आती है? तो यह आता है सदस्य का योगदान से, शेयर की बिक्री से, सदस्यता के शुल्क से, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 36 आपके सामने प्रश्न नंबर 36 है कि दूध उत्पादक समितियाँ क्या लाभ प्रदान करती है? तो दूध की गुणवत्ता जाँच करती है,